नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज तकरीबन आधे घंटे का एक खिताब किया है कौम से। आधे घंटे के अंदर आधा जुमला भी जो है वो तहरीक लब्बैक के इशू के ऊपर नहीं डिस्कस किया। चंद तो उसमें अच्छी खबरें सुनाई उन्होंने और चंद जो हैं वो बड़ी ही बुरी खबरें सुनाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज तकरीबन आधे घंटे का एक ख़िताब किया है कौम से और पिछले कई दिनों से इसका इंतज़ार किया जा रहा था कि वो इस सिलसिले में ख़िताब करेंगे, लेकिन जिस सिलसिले में एक्चुअली ख़िताब होना था उस सिलसिले में ख़िताब नहीं हुआ। तो मैं उस खिताब के ऊपर भी आता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त जब पूरी कौम जो है वो तहरीक लब्बैक के मसले के ऊपर जो है वो उस पर डिस्कशंस हो रही हैं, टॉक शोज़ के अंदर बातें हो रही हैं, ड्राइंग रूम्स के अंदर गुफ्तगू हो रही है कि भाई उस इशू का क्या बना है, हुकूमत ने किस किस्म का मुआहदा साइन कर लिया इन लोगों के साथ, इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं हुई। एज इफ़ एक्चुअली ये इशू मौजूद ही नहीं है इस वक्त कौमी सतह के ऊपर, इसको डिस्कस ही नहीं किया गया। जबकि मैं आपको बताऊं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने 29 अक्टूबर को ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जी वज़ीर आज़म जो हैं वो 1-2 दिन के अंदर आके इसके ऊपर ख़िताब करेंगे, और बल्कि फिर उसके बाद उनके ख़िताब की बातें भी आना शुरू हुई थी। मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि जी वज़ीर आज़म इस पर ख़िताब करेंगे, लेकिन फिर उस ख़िताब को जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि आज जो इनका ख़िताब होगा वो इस इशू के ऊपर शायद हो, इसके ऊपर ये इशू, इस सारा का सारा खिताब बेशक इस इशू के ऊपर ना हो, लेकिन कम से कम कोई ना कोई बात तो वो करेंगे। लेकिन सिरे से इस आधे घंटे के अंदर आधा जुमला भी जो है वो तहरीक लब्बैक के इशू के ऊपर नहीं डिस्कस किया गया। तो हमें अभी भी नहीं पता कि इन्होंने मुआहदा क्या किया है, या हमें कम से कम यही बता देते, कौम को इसी बात पर एतमाद में ले लेते कि जनाब ये मुआहदा हमने इस वजह से किया है। चले मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना ही कह देते कि जी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए बेहतर होगा। कोई मतलब एज इफ ये टॉपिक मौजूद ही नहीं था पूरे सिस्टम के अंदर। अच्छा, उसके बाद जनाब अब आ जाए ज़रा जो बेसिकली ख़िताब के अंदर जो गुफ्तगू हुई है। चंद तो उसमें अच्छी खबरें सुनाई उन्होंने और चंद जो हैं वो बड़ी ही बुरी खबरें सुनाई। बहुत अच्छी भी हैं और बहुत बुरी भी हैं, दोनों हैं इसके अंदर। मैं पहले आपको बता दूं, सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी मैं अपने जो एहसास प्रोग्राम है मैं उस हवाले से इनको बड़ी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने 3 साल में लगा के जो है वो NSCR बेसिकली एक सिस्टम है इनका जिसके तहत जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर डेटा बनाया जाता है कि जी गुर्बत कहाँ पे है, कितने ख़ानदान हैं जो सतह गुर्बत से नीचे हैं, उनको किस किस्म की हेल्प की ज़रूरत है। उसका उन्होंने कहा जी मैं 3 साल लगाए हैं इन्होंने, और इसका जो है मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बाय द वे ये फैक्ट गलत है, इसलिए क्योंकि NSCR जो है वो इनके आने से बहुत पहले ही ये सिस्टम जो है वो अपना काम स्टार्ट कर चुका हुआ था डेटा कलेक्शन का। वो ये नहीं है कि वो सिर्फ इस 3 साल के अंदर ये डेटा कलेक्ट हुआ है, वो डेटा अपग्रेड ज़रूर हुआ होगा, उसमें मज़ीद एडिशन ज़रूर हुई होंगी, लेकिन इसने काम बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। और इसकी वजह ये थी कि जो डोनर एजेंसीज थी, जिस तरह वर्ल्ड बैंक हो गया या ये इस तरह की जो एजेंसीज हो गई, वो इनको ये कहती थी, ये बेसिकली बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ जो है ये चीज़ अटैच थी कि जी जब आपके पास डेटा होगा तभी पता लगेगा कि आपने उनकी इमदाद कितनी करनी है। तो ये डेटा सिस्टम जो है ये पहले से ही इसके ऊपर काम हो रहा था, एक बात। उसके बाद उन्होंने वही एक पुराना नैरेटिव कि जी इतने बुरे माशी हालात थे हमारे कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं, और हमें तो बिल्कुल ही लुटी पुटी हुई पूरी जो है वो हुकूमत मिली थी और हमने जो है उसको वहाँ से ठीक करना शुरू किया। डिबेटेबल बात है, कुछ चीज़ों के अंदर जो है वो हालात काफ़ी बेहतर थे। अगर आप ग्रोथ रेट देखें वो कहाँ पर था जब पाकिस्तान इनको मिला था, और उसके बाद ग्रोथ रेट इन्होंने कहाँ पर पहुँचाया, सो इसलिए ये डिबेटेबल बात है। मुत्तहदा अरब अमारात, चीन और सऊदी अरब का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि मुश्किल वक्त के अंदर जो है वो इन्होंने हमारी मदद की, वरना हमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। अच्छा, हैरानगी की बात है कि चीन और सऊदी अरब, हाँ इन्होंने सऊदी अरब का भी शुक्रिया अदा किया। तो चीन और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी जो है वो इनके दौरे हुकूमत में ही ख़राब हुए हैं। ठीक है, चीन जो है वो काफ़ी हद तक जो नाराज़ हुआ था, दासू का जो इंसिडेंट हुआ था, और वैसे भी चीन की जानिब से जो नाराज़गियाँ आती रही हैं वो भी इन्हीं दौरे हुकूमत में आई। बहरहाल चलें ठीक है, उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। IMF जाना पड़ा, ये इसकी उन्होंने बात की कि जी IMF क्यों जाना पड़ा, और इसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखिएगा कि IMF जाने और ना जाने के चक्कर में जो है आपका सबसे पहला वज़ीर ख़जाना आपको फारिग करना पड़ा था, असद उमर साहब। अच्छा, उसके बाद NCOC की उन्होंने तारीफ़ की, और उसके बाद उन्होंने कहा जी मईशत को बचाने के लिए कोविड के दौरान हमने तकरीबन $8 अरब जो है वो हमने खर्च किए।
और उन्होंने कहा कि जी हमने ज़राअत और कंस्ट्रक्शन के शोबे को हमने बचाया। अब के हवाले से जो वो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी यूरिया जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारी ज़राअत के अंदर जो है वो तरक्की हो रही है। और साथ साथ वैसे मैं आपको बता दूं कि ये दो इंडिकेटर्स होते हैं, ज़राअत के हवाले से यूरिया और ओवरऑल आपकी जो डीजल होता है, जब डीजल ज़्यादा यूज़ होना शुरू होता है तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि गुड्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है उसके अंदर डीजल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी जो है ट्रांसपोर्ट ज़्यादा मूव हो रही है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई मूवमेंट हो रही है। और ये हकीकत भी है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पिछले 3 साल की निस्बत कुछ अब बाकी बेहतर भी होना शुरू हुए हैं, इसमें यह गलत बात नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी गाड़ियाँ ले लें, सीमेंट ले लें, ऑयल एंड गैस का आप ले लें, बिजली की खपत जो है उसमें भी 13% जो है वो पहले से ज़्यादा इजाफा हो गया है। और टैक्स के टारगेट भी जो है वो FBR ने पहले से ज़्यादा, बल्कि अपने टारगेट से भी ज़्यादा अचीव कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन टैक्स के टारगेट्स की अचीवमेंट की जहाँ तक बात है तो ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब ने एक्चुअली आपसे 8,000 अरब रुपया इकट्ठा करने का जो है वादा किया हुआ है, और इस मरतबा का जो टारगेट है वो 5,800 अरब है, तो ये अभी भी उस 8,000 अरब से काफ़ी दूर हैं। एनीवेज, फिर भी जो टारगेट अपने लिए इस साल कम से कम सेट किया था, FBR फिलहाल उन टारगेट्स को अचीव कर रही है। उसके बाद आगे चलें तो IT की उन्होंने बात की, जी इसमें बहुत बेहतर है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी मीडिया के बारे में 2-3 दफ़ा उन्होंने बात की कि जी मीडिया से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप बैलेंस करके बताएं और तनकीद बेशक करें, लेकिन लोगों को ये भी बताएं कि दुनिया की वजह से जो है वो कितना इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, और दुनिया में भी जो है वो एक्चुअली महंगाई जो है वो काफ़ी उसमें इजाफा हुआ है, तो इसलिए हमारे यहाँ भी महंगाई हो रही है। बिल्कुल हकीकत है, बाकी दुनिया में भी महंगाई हो रही है, लेकिन आप अगर अपना कंपैरिजन दुनिया के साथ करते हैं तो दुनिया का जो GDP रेशियो है वो किधर है, वहाँ पे ग्रोथ रेट कहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उसके साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो फिर हर चीज़ का कंपेयर करते हैं, सिर्फ आप महंगाई का कंपेयर नहीं करते, क्योंकि दुनिया के अंदर जहाँ पे महंगाई पहुँची हुई है वहाँ पे एक आम आदमी जो है वो कमाता कितना है ये भी कंपैरिजन करें। आज हमारे यहाँ पे लोग कितना कमा रहे हैं, बाहर दुनिया में लोग कितना कमाते हैं, अगर आप उसका कंपैरिजन करें तो उनके लिए वो महंगाई उतनी ज़्यादा तकलीफदेह नहीं होगी जितनी तकलीफदेह हमें यहाँ पे महसूस हो रही है। उसके बाद आगे चल के मुख्तलिफ चीज़ों के उन्होंने रेट शेट्स वगैरह बताना शुरू किए। तेल के बारे में, हाँ तेल के बारे में उन्होंने कहा कि जी इंटरनेशनली जो है वो 100%, पहले $42 था, आजकल $85 हो गया है, तो इसकी प्राइस भी जो है वो इंक्रीज़ कर गई है। भारत के अंदर ₹250 है, बांग्लादेश में $200 है, पाकिस्तान में ₹138 लीटर जो है वो ये रेट चल रहा है। और उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा कि जी सबसे सस्ता तेल जो है वो यहाँ पे है। सबसे सस्ता तेल खित्ते में अगर आप ईरान को निकाल दें, क्योंकि ईरान ऑब्वियसली एक ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क है, तो वाकई यहाँ पे सस्ता है, लेकिन अगर फिर आप उसका वही कंपैरिजन जो है वो उनकी इकोनॉमीज़ के साथ करें, चाइना की इकोनॉमी के साथ या भारत की इकोनॉमी के साथ, तो पाकिस्तान उस इकोनॉमी के करीब करीब भी नहीं रखता, ये भी हकीकत है। तो इसलिए वहाँ पे पेट्रोल का रेट कितना है या वहाँ पे कितना लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इनका कंपैरिजन मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी है। लेकिन ये भी ज़हन में रखिएगा, दोबारा मैं पहले भी कई दफ़ा बात ये कह चुका हूँ कि पेट्रोल के हवाले से बार बार ये जो कोटेशन देते हैं ना, पेट्रोल की यही सूरत हाल नून लीग के दौर में भी थी, जब ये बार बार कहा करते थे जी पेट्रोल की कीमत जो है वो इतनी नहीं होनी चाहिए, इसमें ₹10 कम करें, इसमें ₹15 कम करें, ये बहुत ज़्यादा है। ये तब भी यही सूरत हाल थी कि उस वक्त भी जो है वो खित्ते के अंदर आपका पेट्रोल सस्ता था, लेकिन तब भी इमरान खान साहब तनकीद करने से हट रहे नहीं थे। तो आज इनको जब खुद कुर्सी के ऊपर आके बैठे हैं तो इनको खुद बैठ के जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि जी पेट्रोल की कीमत जो है वो हमारी सबसे कम है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हाँ, फिर उन्होंने साथ ही जब पेट्रोल की कीमत वो बता रहे थे तो साथ ही उन्होंने आपको एक बुरी खबर भी सुना दी, और वो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जी अब हमें भी जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले जब ये जो फर्स्ट को एक्चुअली पेट्रोल के लिए ओगरा की जो समरी मूव हुई थी उसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने मना कर दिया था, लेकिन आज आपको इस खिताब के अंदर ये सुना दिया गया है कि जनाब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तुसी बर्दाश्त करनी है तो तुसी तैयार हो जाओ, ये उन्होंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया। अच्छा, फिर उन्होंने आटे के हवाले से बताया कि जी आटा जो है वो हिंदुस्तान में कितने का है, बांग्लादेश में कितने का है, पाकिस्तान में अलबत्ता उन्होंने कहा कि ₹60 किलो है। अच्छा, मेरी एक कमज़ोरी ये है कि मैं खुद आटा ख़रीदने नहीं जाता, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक आटा ₹60 का बड़ी मुश्किल से मिलता है। आम मार्केट के अंदर जो है वो ₹70, ₹75, ₹80 तक भी मार्केट के अंदर मिलता है। लेकिन मेरी ज़रा इस हवाले से क्योंकि मैं खुद नहीं जाके ख़रीदता तो मेरी ज़रा मालूमात कम है। आप इस पर ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आटा कितने रुपए किलो मिलता है।
फिर दाल मूंग के भी रेट उन्होंने बताए। जो अच्छी खबर उन्होंने सुनाना शुरू की उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब हमने जो सबसे बड़ा पैकेज हमने ऐलान किया है, 2 करोड़ खानदानों को जो है वो हम टारगेट करेंगे, 13 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर इसका असर होगा, और घी, आटा, दाल, इन 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो हम 30% तक सब्सिडी देंगे। 120 अरब रुपए का बेसिकली ये पैकेज होगा, और एहसास प्रोग्राम जो 260 अरब रुपए का वो इसके अलावा है, जो 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को टारगेट कर रहा है। कामयाब पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बताया कि 1400 अरब का ये पूरा प्रोग्राम है, 40 लाख खानदानों को टारगेट कर रहा है। घर बनाने के लिए सूद के बगैर कर्जे मिलेंगे, किसानों को मिलेंगे 5 लाख रुपए तक, शहर में जो कारोबारी अफराद हैं उनको मिलेंगे 5 लाख रुपए, और मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए जाएंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 30 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। 22,000 मुख्तलिफ पेशे हैं जिनके अंदर जो है वो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं 60 लाख रुपए के, उन्होंने कहा कि जी 60 लाख जो है वो स्टाइपेंड्स जो हैं वो दिए जाएंगे, और तकरीबन 47 अरब रुपया जो है वो इसके ऊपर खर्च होगा। हेल्थ कार्ड, मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब के हवाले से अगर ये एक बात है, इवन दो इसके अंदर वो फैक्चुअली एक डंडी मारते हैं, वो डंडी ये मारते हैं कि कहते हैं कि जी हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस कराने वाले हम हैं। हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस इन लोगों ने नहीं कराया था। हेल्थ कार्ड सबसे पहले जो है वो नवाज शरीफ के दौर के अंदर ज़रूर आया था, लेकिन आया बड़े महदूद स्केल के ऊपर था। उसके बाद इसको अगर बड़े स्केल के ऊपर लेकर आया तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत लेकर आई, और इन्होंने अब ये कहा है कि मार्च के अंदर इसको जो है वो पूरे पंजाब के अंदर तब तक ही इम्प्लीमेंट कर देंगे, जो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है, एक कमेंडेबल बात है कि ये इस हेल्थ कार्ड के ज़रिए जो है लोगों को इलाज कराने की सहूलत जो है वो मुफ्त अगर मिलती है तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद गैस के हवाले से भी जनाब उन्होंने आपको एक बुरी खबर सुना दी है, और गैस के हवाले से उन्होंने ये बताया कि जनाब गैस का बहरान भी जो आएगा, गैस की शॉर्टेज हो सकती है। तो सर्दियां आने वाली हैं, आप वैसे तो ये बात जो है वो पहले से पता लग चुकी थी, महीना 1.5 महीना पहले से खबरें आना शुरू हो चुकी थी कि हुकूमत की कोशिश है कि इस मरतबा आपने अगर हीटर शीटर वगैरह और गीज़र वगैरह के लिए इस्तेमाल करना है तो बेहतर है कि बिजली पे कन्वर्ट हो जाएँ, गैस का इस्तेमाल जो है वो कम से कम कर दें, क्योंकि लाहौर में तो कम से कम गैस की शॉर्टेज शुरू हो चुकी है। मेरे अपने घर के अंदर, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे तो गैस की शॉर्टेज शुरू हो चुकी है। मुझे ये नहीं पता कि आपके इलाके में क्या सूरत हाल है, लेकिन बिजली की तरफ भी अगर जाएँ तो बिजली के जो रेट्स हैं, अलबत्ता बिजली के रेट्स के हवाले से मुझे ये पता लगा था कि उन्होंने सर्दियों के लिए जो है वो एक स्टैंडर्ड रेट अब बनाया है कि जी वो जो है सबके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, लेकिन इनकी कोशिश ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बिजली की तरफ जाएं। लेकिन ये 2 बुरी खबरें हैं, एक तो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और गैस का बहरान भी आएगा, ये भी उन्होंने आपको बताया है। और साथ ही साथ लेकिन जो खुशखबरियां हैं, जो उन्होंने कहा है कि जी 30% सब्सिडीज जो हैं वो 2 करोड़ खानदानों को दी जाएगी, मेरा ख्याल में एक ये अच्छा इकदाम है। अच्छा, लेकिन उसके बाद आगे चल के एक बड़ी मजे का खेज उन्होंने बात कही, और वो ये थी कि जी मैं जितने सेठ हैं जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं उनसे कहूँगा कि जी आप अपने एम्प्लॉयज़ की जो है वो तनख्वाहें बढ़ा दें। मेरे ख्याल में ये बड़ी एक बचगाना किस्म की हरकत है। मसला ये है ना, इमरान खान साहब ने खुद कभी कोई बिजनेस किया नहीं हुआ, कभी कोई इंडस्ट्री चलाई नहीं हुई, तो उनको क्या पता इन चीज़ों का। भाई सेठों से आप 100 दफ़ा कह दें कि जनाब आपको कोई ऐसा सेठ है जो आपके कहने के ऊपर कहेगा हाँ जी इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं तो चलो जी बढ़ा दो, कभी भी इस तरह नहीं होता। कारोबारी जो तबका होता है वो इतने आराम से जो है वो अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज नहीं बढ़ाता, वो बड़े अपने पहले लेजर बुक्स को देखता है, वहाँ पे उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, उसके बाद जाके चीज़ें होती हैं। इस किस्म की अपीलों का कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, वो ये है कि फिर आपको डंडे के जोर के ऊपर मिनिमम वेज जो है वो बैठ के इंप्लीमेंट करवाएं, चाइल्ड लेबर ख़त्म करवाएं, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है रिफॉर्म्स लेकर आएँ, जहाँ पे आप कम से कम लोगों को कहें कि हाँ जी आपको हर सूरत कम से कम अगर ये जॉब है उसकी मिनिमम सैलरी कम से कम इतनी होगी, ये इंप्लीमेंट करके दिखाएं। लेकिन ये कहने की बातें, ये करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे बड़ी मजे का खेज बात इमरान खान साहब की ये लगी। फिर उसके बाद आखिर में जाके उन्होंने कहा कि जी 2 बड़े खानदानों से ऑपोजिशन को बड़ा अच्छा, वैसे आज इस मरतबा ना पूरे अपनी इस तकरीर के अंदर बड़ा उन्होंने हल्का हाथ रखा, मतलब बिल्कुल एंड पे जाके 2 जुमले उन्होंने बोले और बस इसके अलावा, वरना नॉर्मली उनकी तकरीर जो होती है ना वो ऑपोजिशन को लताड़ने के ऊपर जो है वो काफ़ी फोकस रखती है। इस मरतबा उन्होंने कहा जी मैं 2 बड़े खानदानों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अगर अपने जो लूटा हुआ पैसा है अगर वही सिर्फ वापस ले आएँ, आधा पैसा ही वापस ले आएँ, तो मैं सारे खाने पीने की अशिया जो है वो कम कर दूंगा। ये जो आप लोग एहतजाज वगैरह कर रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ आखिर में जाके एक बात कही,
दूसरी बात यह है कि ये पूरी तकरीर जो थी एडिटेड थी और मैं जारी बात है हमें नज़र आ जाता है कि वो उसमें एडिट हुए हैं। कोई बुरी बात नहीं है, मैं नहीं समझता इसमें कोई बुरी बात है। हमारे प्रोग्राम अगर एडिट हो सकते हैं तो वज़ीर आज़म की तकरीर भी अगर एडिट हो जाए तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट वो एक एडिटेड तकरीर थी, पहले रिकॉर्ड हुई थी और उसके बाद मुझे लग रहा था कि वो अगर चंद चीज़ें कुछ बीच में मिस कर गए तो उसकी एडिशन के लिए दोबारा जो है वो शायद उसके अंदर बात हुई है, क्योंकि टोन का भी जो एडिटेड पोर्शन से उसमें टोन का डिफरेंस फील हो रहा था कि वो बाद में दोबारा उन्होंने कही है, शायद मिस कर गए होंगे। एनीवेज ये सारी बातें थी। तो चंद बुरी खबरें सुनाई गई हैं इस पूरी तकरीर के अंदर और चंद जो है वो अच्छी खबरें भी सुनाई गई हैं। चंद चीज़ें फैक्चुअली मेरे ख्याल में गलत थी, उनकी करेक्शन जो है वो मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी। जिन जिन चीज़ों को जो है वो मैं देख सकता था उनको मैंने फैक्चुअली भी आपके सामने करेक्ट किया। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।